साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी अलग अलग विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं पूरे 1 घंटे, और हम आपको इन तमाम विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देते ही हैं। विशेषज्ञों से हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा आपके सवालों के भी जवाब मिलते हैं, वो भी लाइव तुरंत। चाहे आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, ईमेल, तमाम तरह की सुविधाएं आपके लिए हमने रखी हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज किन 2 विषय पर हम आपके सवाल लेंगे और करेंगे चर्चा। तो आज का हमारा विषय है कपास की बुआई एवं उन्नत किस्में, और साथ ही हम बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती पर। तो अगर आप कपास के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बुआई का ही समय चल रहा है, 1 मई से लेकर 20 मई के दरमियान आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर ली है या करने वाले हैं तो भी आप हमें ज़रूर कॉल करें अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस में खेती की बात करें तो पॉली हाउस की फसलें जो हैं, सब्जी फसलें, वो भी अब लगभग अंतिम दौर में है। तो इस वक्त क्या करना होगा, कैसे अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, ये तमाम बातें आप तक हम कार्यक्रम में पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना टोल फ्री नंबर बता देते हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061, 1800-113060। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है। कॉल सेंटर नंबर भी है, ये आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसके साथ ही अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें अपने सवाल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें, 8800520717, यानी 8800520717। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर हमें अपना मेल भेज सकते हैं, या फिर हमारा टोल फ्री नंबर है ही जिस पे आप लाइव हमारे विशेषज्ञों से बात भी कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले आप दर्शकों से कुछ बातों को लेकर मैं अनुरोध करना चाहूँगी। यानी जब आप हमें कॉल करें, जब भी आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें, तो कुछ बातों को आप सुनिश्चित कर लें। यानी आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें, जहाँ पर शोर ना हो, वहाँ से कॉल करें और अपनी बातों को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपना नाम ज़रूर बताएं, अपने क्षेत्र का नाम भी बताएं। इसी तरीके से जब आप हमें ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तब भी आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास करें। अगर आप टेक्स्ट मैसेज करें तो उसमें भी अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें। और अगर हमें कॉल करें उस वक्त आप टेलीविज़न को ज़रूर म्यूट कर दें। आइए, हमारे 2 मेहमान हैं जो आज आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मामचंद सिंह जी हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है संरक्षित खेती केंद्र IARI पूसा, नई दिल्ली में। और आज का जो हमारा विषय है यानी संरक्षित खेती, पॉली हाउस में खेती, उसके बारे में हमें आप जानकारी देंगे। और इससे जुड़े हुए जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान हैं, उनके सवाल, उनका भी आप समाधान करेंगे। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र, हनुमानगढ़, राजस्थान से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपसे हम कपास की खेती के बारे में जानेंगे। हमारे दर्शक जो कपास की फसल ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और ये बहुत सही उचित समय भी है क्योंकि बुआई का समय चल रहा है। तो अगर आप अच्छी किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, इन सभी बातों की जानकारी आज के कार्यक्रम में कपास से जुड़ी आप तक पहुंचेगी।
अब मैं सभी दोनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ और बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले डॉक्टर मामचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, संरक्षित खेती, पॉली हाउस में खेती, इसे हम किस तरीके से समझें और कैसे ये एक तरह से आज के जो बढ़ता हुआ बाज़ार है, जब आप कस्टमर को हर वक्त हर चीज़ें चाहिए, उसकी ख़रीदने की क्षमता बढ़ गई है, पोषण भी चाहता है वो, तो संरक्षित खेती का महत्व कैसे है? हाँ, जैसे आपने कहा कि आज जो उपभोक्ता है उसको हर समय हर सब्ज़ी चाहिए, तो इसका एक ही समाधान है कि पॉली हाउस में ऐसी सब्जियों की खेती की जाए जो वर्ष भर निरंतर बढ़ती रहती हैं और लगातार आपको फसल की तुड़ाई होती है और बाज़ार में वह फसल या जो सब्ज़ी है वो उपलब्ध होती रहती है। तो इन जो सब्जियां हैं इसमें मुख्य रूप से ऐसी सब्जियां हैं जो एक बार लगाने के बाद में या तो वर्ष भर चलती रहती हैं, जैसे टमाटर की फसल है, शिमला मिर्च की फसल है और खीरे की फसल है जो कि 3 महीने की अवधि की होती है, लेकिन उसको बार बार लगाकर हम एक साल में 3 फसलें खीरे की ले सकते हैं। और जब मौसम ज़्यादा अनुकूल होता है तो उस समय जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, जैसे केल है, ब्रोकली है और बहुत सारी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे पॉक चोई है, स्पिनच है, बेबी स्पिनच है। तो इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आज वर्ष भर भी कर सकते हैं अगर हम पॉली हाउस में उगाएं और वातावरण को थोड़ा नियंत्रित रखें। तो ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनकी मांग बहुत बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए हम संरक्षित खेती में लगभग 8 से 11 महीने तक इन फसलों को सुगमता से कर सकते हैं। यानी मतलब 11 महीने तक आपने कर ली तो लगभग पूरा साल ही आप इसे समझिए। लेकिन एक शब्द आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, सुगमता से। तो कैसे आप सुगमता से इनकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए उचित जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यानी किस तरह की पॉली हाउस की संरचना किस फसल के लिए उपयुक्त है, किन क्षेत्रों में पॉली हाउस ज़्यादा सक्सेसफुल है, कितनी इसकी उम्र होती है, क्या किसी तरह की योजना है जिससे आप अब लाभ ले सकते हैं, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए पॉली हाउस में सब्जियों की खेती फायदे का सौदा साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉली हाउस में किसान बेमौसमी सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने से किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से छुटकारा पा सकते हैं। पॉली हाउस में खास तौर से ज्यादा उत्पादन देने वाली और ऐसी सब्जियों को लगाना फायदेमंद रहता है जिनका बाजार भाव ज्यादा मिलता है, जैसे रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर, बीज रहित खीरा, लेट्यूस, ब्रोकली और लाल पत्ता गोभी। पॉली हाउस में सामान्य खेती से 2-3 गुना ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। पॉली हाउस में खेती के कई फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पॉली हाउस का इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पॉली हाउस बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा कम चलती हो, दिन भर धूप रहती हो, साथ ही सिंचाई की भी उचित व्यवस्था हो। पॉली हाउस की दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, जिससे सूरज की रोशनी पौधों को दिन भर ज़्यादा समय तक मिलती रहे। पॉली हाउस जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठा होना चाहिए, जिससे नमी या पानी न रुके। इस जमीन की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि सतह का पानी पॉली हाउस से दूर रहे, नहीं तो फसल में रोग आने की आशंका बढ़ जाती है। पॉली हाउस में खेती शुरू करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी फायदेमंद रहता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी पॉली हाउस में खेती के बारे में, यानी कौन कौन सी आप फसलें ले सकते हैं, किस तरह के लाभ हैं पॉली हाउस में खेती करने के। और अगर आप भी पॉली हाउस बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आप भी इसमें रुचि लेना चाहते हैं,
या फिर आप ऐसे विकल्प की तलाश में हैं तो अगला 1 घंटा आपके लिए है। कोई भी आप सवाल कीजिए, पॉली हाउस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी तुरंत। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय पर, जो है कपास की खेती से जुड़ा हुआ, और हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर, हमारा आज का दूसरा विषय है कपास, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि जैसा आप कार्यक्रम से पहले हमारी बातचीत हुई, आपने बताया कि अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है 1 से 20 मई के दरमियान, और कपास एक ऐसी फसल है जो ग्रीष्मकालीन जो समय है, जो सीज़न है, उसमें अच्छी उपज देने वाली फसलों में है। इसका आर्थिक महत्व भी बहुत भी है और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे किसानों की बेहतरी के लिए, आर्थिक विकास के लिए कपास कितनी महत्वपूर्ण फसल है और खेती के लिहाज से भी क्या इसकी उपयोगिता है? जी मैडम, कपास उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य की एक मुख्य नकदी फसल है। बीटी कपास की फसल में पिछले कुछ सालों से रस चूसक कीड़ों के साथ साथ 2018-19 में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिला जी। और यह प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में कम और परिपक्वता के साथ साथ ये जो है इसका प्रकोप बढ़ता जाता है जी जी, जो कपास की उपज के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी नुकसान करता है। और फसल बिजाई के 45 से 50 दिन के बाद जब फूल गुड्डी बनने शुरू होते हैं, उस टाइम अगर हम निगरानी और सावधानी रखें तो इससे बचा जा सकता है और इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर 98% के आसपास बीटी कॉटन का कल्टीवेशन होता है और ये लगभग पिछले 15 साल से ये प्रैक्टिस हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और बीटी कॉटन जो है अभी जो गुलाबी सुंडी है जिसको कहें पिंक बोलवर्म, तो ये मतलब क्या है, इसके प्रति रेजिस्टेंस आ गया है। जी, तो जी। अभी पिछले साल काफी डैमेज हुआ। तो मैं किसान भाइयों को इसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी बिजाई का टाइम चूंकि चल रहा है, तो बिजाई से पहले हमें किन किन सावधानियों का बिल्कुल जैसा तो आपने जैसे सब बताया कि कुछ वर्षों से कुछ बीमारियों का और कुछ कीटों की समस्या आ रही है फसल में, और हमने ये भी देखा है कि एक ऐसा भी दौर था जब बहुत ज़्यादा हमारे किसानों को इसमें नुकसान भी हुआ कपास की फसल को लेकर। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि बुआई बिजाई के समय से ही आप तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। बीज उपचार कैसे किया जाए, कैसे आप अपनी फसलों को कीट और बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमें जानकारी भी दे रहे हैं डॉक्टर अनूप। आइए बातचीत को और आगे बढ़ाएं, आपकी कॉल्स लें, आपके सवालों को भी शामिल करें। उससे पहले कपास पर हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास की बुआई अच्छी जल धारण और जल निकास क्षमता वाली भूमि में करनी चाहिए। जिन इलाकों में बरसात कम होती है वहां कपास की खेती अधिक जल धारण क्षमता वाली मटियार भूमि में की जाती है। वहीं जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों वहां बलुई और बलुई दोमट मिट्टी में कपास की खेती की जा सकती है। किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करना अच्छा रहता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में जैसे F1861, F414, F846, LH 1156 और F1378 लगाई जा सकती है। वहीं देसी कपास की उन्नत किस्में जैसे H777, HD1, LD 327 और DS1 लगाई जा सकती है। अमेरिकी किस्मों की बुआई देसी किस्मों से कुछ पहले की जाती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई आमतौर पर गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल मई में की जाती है। अप्रैल मई में बुआई करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है जहां सिंचाई की सुविधा हो। कपास की बुआई 15 से 25 मई के बीच कर दें, इससे सही समय पर फसल तैयार हो जाएगी। बारानी क्षेत्र में मानसून के साथ ही बुआई करना उचित होगा। अमेरिकन या देसी कपास के लिए 60 बाय 30 सेंटीमीटर और संकर किस्मों के लिए 90 बाय 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। कपास में 3 से 4 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। मिट्टी में नमी के हिसाब से सिंचाई करें और अंतिम सिंचाई 1/3 टिंडे खुलने पर करें। कपास में लगने वाले कीटों की बात करें तो कपास के पौधों को दीमक, हरे तिल्ले और अमेरिकन सूंडी से नुकसान का खतरा रहता है। इनसे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उचित उपाय करें।
भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको कपास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो कॉल ज़रूर करें। आइए बात करते हैं संरक्षित खेती के बारे में, पॉली हाउस में खेती के बारे में बात करते हैं। तो सर, अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि जैसे कि आपने बताया था कि ये अंतिम समय है जो फसलें पॉली हाउस में ली गई हैं, तो मुख्य रूप से वो कौन कौन सी फसलें हैं और इस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं तापमान भी काफ़ी बढ़ रहा है और ड्राइनेस है, मतलब आर्द्रता नहीं है उस तरीके से। जी, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, आमतौर पर वहाँ पॉली हाउस में जो खेती होती है बहुतायत रूप से एक तो टमाटर की होती है, शिमला मिर्च की होती है और खीरे की होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे तापमान पॉली हाउस के अंदर बढ़ता जाता है, तो बहुत सारे किसान हैं जिनके पास पॉली हाउस में फॉगर्स की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे कि जो वातावरण में की अपेक्षित आर्द्रता कम होने पर पौधों को थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। तो अगर फॉगर्स नहीं हैं तो उसमें नमी कैसे बढ़ाएंगे फसल में, और एक साथ आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन का पानी भी नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते गर्मी में, कि अगर ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उनकी जड़ें बहुत जल्दी उथली हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, और फसल जो है जो 1-2 महीने बाद तक चलने वाली है वो बहुत कम चलेगी। तो इसके लिए एक तो किसान सावधानी रखें कि जो पानी की मात्रा है प्रतिदिन उसको 3 बराबर भागों में बांट दें, और दिन में 3 बार 2-2 घंटे के अंतराल के बाद 3 बार उसकी सिंचाई करें। दूसरा, अगर फॉगर्स नहीं है फसल में तो इसमें जो बीच की नाली होती है, जिन बेड पर पौधे लगे हैं उनके बीच में एक नाली होती है, तो उसको गीला रखें, यानी कि एक एडिशनल ड्रिप लाइन उस पर डाल दें और थोड़ा गीला रखें ताकि नमी का संचार बना रहे। अगर किसी के पास फॉगर्स हैं तो वो दोपहर के बाद फॉगर्स पॉली हाउस में ना चलाएं, क्योंकि रात को अगर गीली फसल रह जाती है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी आ जाती है पत्तों में। तो ये सावधानी रखें कि दोपहर के पहले वाले समय में ही फॉगर चलाएं ताकि शाम होने तक उनकी फसल सूख जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि जो फसल में ग्राउंड के पास बहुत सारे पत्ते होते हैं, जैसे टमाटर की फसल में, खीरे की फसल में या शिमला मिर्च अगर देर से लगी है तो उसमें ग्राउंड को पत्ते छूते हैं, तो उनकी कटाई छटाई कर दें ताकि वह उनमें जो फंगल इन्फेक्शन लगता है वो ऊपर तक नहीं जाए और फसल इस हानि से बची रहे। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह की जो विशेष सुविधाएं आप, अगर ग्रीन हाउस में नेट लगा हुआ है, पॉली हाउस में जो ग्रीन नेट होता है या ब्लैक शेड नेट होता है, तो उसको दोपहर के समय में यानी 11 से 3 बजे तक फैला दें ताकि ऊपर से आने वाली एक तो गर्मी भी रुकी रहे और जो अधिकतम लाइट होती है, प्रकाश की मात्रा होती है, वो भी कम से कम नीचे जाए। तो इससे आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक बढ़ती रहेगी। तो आप देखिए अभी टमाटर का जो भाव है वो 40 रुपये से बढ़कर 80 रुपये होने वाला है 1-2 महीने के बाद। तो अगर यही टमाटर 1-2 महीने बाद मिलेगा तो ये 80 से 100 रुपये का रेट किसान को मिलेगा, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और फसल काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो इस तरह की जो सावधानियां हैं वो शिमला मिर्च में भी आपको करनी है, और अगर खीरे की पुरानी फसल है जो ख़त्म होने वाली है उसमें भी यही सावधानी बरतनी है, या नई फसल में जो पानी का संचार है वो भी उसी तरह से बनाए रखना है। जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि कैसे कि नई फसल में आप पानी का संचार बनाए रख सकते हैं जो फसलें आप पॉली हाउस में कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। हम बात कर रहे हैं कपास की खेती के बारे में, साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप संरक्षित खेती या फिर पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ,
तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो अभी आपने हमारे हेलो किसान में जाना कि कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है अगर आप कपास की खेती कर रहे हैं या फिर पॉली हाउस में खेती करने की सोच रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों से हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है या फिर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए और हमारा टोल फ्री नंबर तो आप जानते ही हैं। तो अगर कुछ भी जानना चाहते हैं कपास की खेती के बारे में या फिर पॉली हाउस में खेती के बारे में तो आप ज़रूर कॉल करें। आइए अब कपास की खेती पर हम बात करते हैं। डॉक्टर अनुपम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि अभी बुआई का समय तो शुरुआत बीजोपचार से ही करते हैं, जिसके बारे में आपने बताया भी कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और रिपोर्ट में भी हमने इसके बारे में जानकारी दी। तो किस तरीके से बीजोपचार करना चाहिए और इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं बीजोपचार करने से पहले उन्हें किस्मों का भी चुनाव करना होगा। तो मैं चाहूँगी इन दोनों बातों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी मैडम, जैसे मैंने बताया कि बीटी कपास जो किसान भाई बुआई करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए अनुमोदित किस्में होती हैं। उन्हीं किस्मों का ही चयन करें जो राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित हैं। इसके अलावा जो देसी कपास अगर कोई किसान भाई बोता है तो उसके लिए RG8 वैरायटी है, RG18 राज DX9 जो कि एक हाइब्रिड देसी कॉटन है, HD 123 और RG 542 ये देसी कपास की प्रजातियां हैं। इसके अलावा जैसे मैडम आपने बताया कि बीजोपचार के बारे में, तो कपास के बीजों से रेशे हटाने के लिए, क्योंकि उस पे रेशे होते हैं कपास के बीज पे, तो उसको हटाने के लिए व्यापारिक गंधक का तेजाब का उपयोग किया जाता है। 10 किलो बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में बीज डालकर थोड़ा गंधक का तेजाब उसमें डालते हैं और 1-2 मिनट के लिए लकड़ी से उसको बीज को हिलाते हैं। बाद में बीज को तुरंत बहते हुए पानी के अंदर धो लेना चाहिए क्योंकि उसमें एसिड है, तथा ऊपर तैरते हुए जो बीज हैं वो मतलब अनफर्टिलाइज वो ठीक नहीं है, बीज उनको अलग कर देना चाहिए। और बीज के अंदर पाई जाने वाली गुलाबी लट की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार 4 से लेकर के 40 किलो बीज को 3 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से कम 24 घंटे के लिए उसको फ्यूमिगेट करें, अथवा तेज धूप के अंदर बीज को फैला करके कम से कम 6 घंटे तक उसको तपाएं धूप के अंदर, जिससे क्या है वो डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से रेशे रहित 1 किलो नरमे के बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS या 4 ग्राम थायोमिथोक्सैम 70 WS से उपचारित करने पर हानिकारक रस चूसक कीट और पत्ती मरोड़ वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। बैक्टीरियल डिजीज की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 10 ग्राम प्लांटोमाइसिन दवा को 1 लीटर पानी के घोल में 8 से 10 घंटे तक भिगोएं और रेशे सहित बीज को 2 घंटे से अधिक नहीं भिगोएं। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद किसान भाई जो है उसकी बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक कॉलर है सर, मैं आपको अनूप जी यहाँ पर रोकना चाहूँगी। कॉलर का हम पहले सवाल ले लेते हैं और नंद स्वरूप है हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी स्वागत है हेलो किसान में, आपका प्रश्न बताएं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस मौसम में जो है हमें बेमौसम वाली सब्जी पॉली हाउस में उगाना चाहिए जिससे बाजार में हम सबसे पहले पहुँचेंगे तो अच्छा हमको लाभ मिलेगा। जी ठीक है। अच्छा दूसरा भी कोई सवाल है आपका नजर जी, और भी कुछ जानना चाहते हैं आप? ठीक है, चलिए ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी फसलें लें सब्जियों। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि अभी हमारी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो बहुतायत रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं पॉली हाउस में वो बेमौसमी ही होती हैं। तो अगर आप जून से शिमला मिर्च की खेती प्रारंभ करेंगे, टमाटर लगाएंगे जून में, तो 2 से 2.5 महीने उसकी वनस्पतिक बढ़वार में लगता है। उसके बाद अगर आप देखें तो सितंबर से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, जो मौसम में सबसे पहले टमाटर आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद शिमला मिर्च, तो जो किसान हरी शिमला मिर्च का रेट ज़्यादा मिलता है तो शिमला मिर्च बेच सकते हैं जब तक वो कलर्ड ना हो। जब रंगीन हो जाए
तो फिर रंगीन का भाव ले सकते हैं। इसी तरह से जो खीरे की फसल है पूरे वर्ष भर हम कभी भी लगा सकते हैं। अगर हमने पॉली हाउस लगाया हुआ है तो इसके लिए उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब लगाएं कब नहीं लगाएं, कभी भी लगा सकते हैं और वो 2.5 महीने की फसल है और आपको अच्छे से दे सकती है। जी, इसके उपरांत जब मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाता है, वातावरण थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उस समय आप पत्ते वाली सब्जियों की खेती स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और आपने देखा होगा कि जैसे लौकी बाज़ार में पहले आती है तो 40 रुपये किलो बिकती है, तो अगर प्लास्टिक टनल, लो प्लास्टिक टनल बनाकर उसको 1 महीने पहले हम लगा दें दिसंबर में, तो वो अगेती फसल आ जाती है। इसी तरह से जुकनी, खीरे की फसल कर सकते हैं, जुकनी जो स्क्वैश होता है उसकी फसल कर सकते हैं, वो समय से पहले आ जाएगा। और स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं मल्च में और पॉली टनल में लगाकर समय से पहले। तो इस तरह की जो फसलें हैं वो किसान को मौसम से पहले ही बाज़ार में आएंगी और हमेशा अधिक लाभ देंगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक हमारे कॉलर हैं जिन्होंने कॉल किया है सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी हैं फोन लाइन पर, जल्दी से उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल में ये था कि जो लोग पॉली हाउस में सब्जियों की खेती वर्तमान में कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी देखभाल विशेष तौर पर करनी चाहिए। और दूसरा सवाल में ये था कि जिन लोगों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है तो उनको इच्छा है उनकी, तो उसमें लागत कितनी आती है मैम, और क्या सब्सिडी का भी कुछ प्रावधान है जिन लोगों को पॉली हाउस की खेती करना। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल है दोनों ही। तो सर पहला सवाल लेते हैं, पॉली हाउस में खेती गर्मियों की सब्जियों के लिए या फसलों के लिए। महत्वपूर्ण सवाल है। गर्मियाँ बढ़ने पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उस गर्मी को छायादार नेट फैलाकर पॉली हाउस में कम किया जाए। दूसरा, पानी की व्यवस्था जैसे मैंने कहा था कि दिन में 3 बार कर देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तीसरा, उसमें आवश्यक रूप से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, नमी, वो बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि 11 से 3 बजे तक की जो गर्मी होती है, अगर आपने एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं तो उनको चला देना चाहिए ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए। अगला सवाल इन्होंने पूछा था कि जो किसान खेती करना चाहते हैं पॉली हाउस में, वो पॉली हाउस के अलावा भी उसी तरह की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि थोड़ा 2 से 3 महीने कम हो जाएगी। जैसे नेट हाउस, अगर नेट हाउस में, क्योंकि शिमला मिर्च और टमाटर की खेती में मुख्य जो प्रॉब्लम होती है वो वायरस को रोकने की होती है, तो अगर आपने वायरस रोक लिया तो वो जो फसल है टमाटर की और शिमला मिर्च की वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपने समय से दोनों फसलें लगाई हैं और नेट हाउस में लगाई हैं तो ये अपेक्षित रूप से कम लागत की संरचना होती है। अगर हमारे 1000 मीटर के पॉली हाउस को बनाने में करीब 10 से 11 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो नेट हाउस को बनाने में सिर्फ 3.5 से 4 लाख रुपए ही खर्च होंगे। लेकिन आमदनी के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 से 15% आमदनी ही कम होगी, पैदावार 10 से 20% ही कम होगी, लेकिन आमदनी लगभग उतनी ही होगी। तो आप जो लागत का खर्च है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो खीरे की फसल है उसको भी आमतौर पर आप नेट हाउस में उगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस समय बरसात होती है और अगर बरसात ज़्यादा होती है उस समय उस फसल में फूल आने और फल आने की अवधि नहीं होनी चाहिए। उसी समय सिर्फ नुकसान होता है, बाकी और किसी समय इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जी जी, आइए बात करते हैं हम डॉक्टर अनूप से। डॉक्टर अनूप, अब आपसे जानना चाहूँगी मैं कि जो फसल लेना चाह रहे हैं कपास के हमारे किसान, उनके लिए खाद और उर्वरक के बारे में क्या जानकारी देंगे, किस तरीके से खाद और उर्वरकों का कपास की फसल में इस्तेमाल किया जाए। जी मैडम, ये जो कपास है मैडम, ये हैवी फीडर क्रॉप है, इनको खाद उर्वरक की काफ़ी आवश्यकता रहती है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि हमारी जो मृदाएं हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा लगातार घटती जा रही है। हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक खाद का यूज बहुत कम करते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग प्रति बीघा 2.5 टन गोबर की सड़ी गली खाद जो है बिजाई से पहले उसको ज़मीन में डाल दें। और इसके अलावा जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 37.5 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और इसकी 1/3 मात्रा जो है लगभग 27 किलोग्राम यूरिया कह सकते हैं बुआई के टाइम दें। और इसके बाद 1/3 मात्रा जब हम प्लांट्स की विरलीकरण करें और पहली सिंचाई करें उसके साथ, और शेष मात्रा जो है कलियां बनते टाइम हम इसकी दे सकते हैं। इसी तरह से दूसरा इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व फर्टिलाइजर है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो 10 किलोग्राम
यानी कि 62.5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से अगर देना चाहें तो वो भी बुआई के टाइम एक बार में ही देना चाहिए। तो ये खाद उर्वरकों की बात है मैडम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बातें थी जिसका हमारे किसान बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं खाद और उर्वरकों का जब भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर अब हम बात करते हैं पॉली हाउस के बारे में। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे हिली एरियाज़ हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर कितने सक्सेसफुल है ये संरक्षित खेती, या वहाँ के लिए किस तरह से ये काफ़ी एक वरदान की तरह भी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हिल एरिया में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो पॉली हाउस है उसको बड़े साइज़ का बनाने का क्षेत्रफल नहीं मिलता है, या उसको लंबाई में बनाना होता है, तो इसलिए जो पॉली हाउस टनल्स हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं। दूसरा ये है कि अगर हमें पर्वतीय क्षेत्रों में या हिली एरियाज़ में 3 से 4 महीने का ही समय या 5 महीने का समय ही फसल उगाने के लिए उपयुक्त मिलता है, तो आज ऐसी तकनीक आ गई है जिसमें हम कूलिंग एडिटिव्स वाली पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और सर्दियों में वो अच्छा तापमान बनाए रखती है और गर्मियों में उसको ठंडा भी रखने में मदद करती है। दूसरा, आज तकनीकी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि जो पॉलीथीन है उसकी मोटाई 200 माइक्रोन से लेकर 160 माइक्रोन, 100 माइक्रोन और 80 माइक्रोन भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो जिस तरह की अवधि किसान के पास है पॉली हाउस बनाने की, लागत को कम करने के लिए या छोटी संरचना के उपयोग के लिए उसी तरह की पॉलीथीन का चुनाव करना चाहिए, ताकि शुरुआती लागत भी कम हो और जब फसल ख़त्म हो जाए तो अगर हमारी पॉलीथीन ख़त्म हो गई है तो हमें ज़्यादा नुकसान की आवश्यकता नहीं है, हम फिर से नई पॉलीथीन का टनल बना सकते हैं, पॉली हाउस टनल बना सकते हैं और उसमें सुगमता से वही फसल जो हम मैदानी इलाकों में करते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी की जा सकती है। सर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैं सोचती हूँ साथ साथ इसे भी ले लिया जाए। और हमारे दर्शक हैं ये, इनका नाम है महेंद्र सिंह है ये सर, राजस्थान से, और राजस्थान के झुंझुनू से है, और जानना चाहते हैं पॉली हाउस एक जगह कितने समय तक रख सकते हैं? क्या एक ही जगह पर रखने से उत्पादन बेहतर होता है या फिर इससे कोई असर भी पड़ता है उत्पादन पर? जी जी, अभी अनूप सर ने भी एक बात कही थी कि हमारी खेती में ऑर्गेनिक जो कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कमी होती जा रही है, और निश्चित है कि जो पॉली हाउस में फसल होती है वो बहुत हैवी फीडर होती है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। तो प्रत्येक वर्ष अगर ना डाल पाएँ तो 2 से 3 साल की अवधि में उसमें बहुत अच्छे से जो FIM है या गोबर की सड़ी हुई खाद है या कोई भी कार्बनिक पदार्थ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, बाज़ार में ह्यूमिक एसिड आता है जिसको इस्तेमाल करने से एक तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है, दूसरा जो pH मान बढ़ जाता है लगातार खेती में उसको भी संतुलित रखने में मदद मिलती है। तो इस तरह से किसान पॉली हाउस की खेती करें। जो लंबे समय तक कोई भी फसल करना चाहते हैं तो एक ही फसल को लंबे समय तक ना करें, क्योंकि वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट लेती है, एक ही तरह से सॉइल को कमज़ोर करती है। तो फसल को बदल बदल कर करें, एक बार शिमला मिर्च लगाएं तो एक बार टमाटर लगाएं, उसके बाद खीरा लगाएं, और उसके बाद आप कोई ऐसी फसल लगाएं जो आपकी बीमारियों को बैरियर होने का सहारा मिलता है, कि उस फसल को लगाने से एक बैरियर हो जाता है और जो इंसेक्ट, पेस्ट और डिसीज़ हैं मल्टीप्लाई होती हैं उनमें कमी आती है, वो बढ़ नहीं पाती हैं, और हमें जो हमारा ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल है वो उपजाऊ बना रहता है और मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और हमें प्रत्येक वर्ष अच्छा उत्पादन भी मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो बताया आपने कि कैसे हमारे किसान उसी भूमि से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए आपको फसलों को बदलना होगा, यानी एक फसल चक्र आपको इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं कपास की खेती और साथ ही पॉली हाउस की खेती के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, तुरंत होंगे हाजिर और लेंगे आपके सवाल। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें,
खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और हेलो किसान में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका हम जल्दी से सवाल ले लेते हैं। भानु जी हैं, आइए भानु जी से हम जानते हैं उनका प्रश्न। भानु जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। हेलो जी भानु जी, अपना प्रश्न बताएं। अभी जो कपास कहते हैं ना, हमारे में सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा हमने कपास का उत्पादन देख लिया है। भानु जी ठीक से आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बताइए क्या जानना चाहते हैं। जो हम कपास लेते हैं ना, कपास ठीक है। हाँ, तो कपास लेते समय हमारे तरफ बारिश कम आती है। अच्छा ठीक है, तो कम पानी में कैसे आप अच्छी फसल ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनूप क्या ठीक है भानु जी को क्या, ठीक है हमने सवाल सुन लिया भानु जी आपका। डॉक्टर अनूप आप सुन पा रहे हैं भानु जी को। हेलो जी सर, तो ये जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में क्योंकि बारिश कम है, रेनफॉल कम रहती है, तो ऐसे में कपास की कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कैसे जल सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं। देखो, इसमें पानी की बचत के लिए फ्लड इरिगेशन ना करके, और एक तो हम मल्च बेसिस पे कॉटन कल्टीवेशन करें, एक मल्च बनाएं और मल्च के ऊपर प्लांटेशन करें। दूसरा उस पे रेज बेड बना करके उस पे मल्चिंग करें। और इसके अलावा जो है ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल करें हम, फ्लड इरिगेशन ना करके। और ड्रिप सिस्टम अगर करेंगे तो उससे पानी की बचत होगी, पैसा भी कम लगेगा और प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये कुछ खास बातें हैं। और हमारे पास एक ईमेल भी आया हुआ है, तो हम ईमेल भी ले लेते हैं। व्हाट्सएप सवाल आया है ये, और हमारे दर्शक हैं ये, इन्होंने बताया रत्नाकर साहू जी हैं, ग्राम देवरी, भाटापारा, ज़िला बालोदा बाज़ार। और ये बताते हैं कि पहली बार 1 हेक्टेयर ज़मीन में कपास की खेती करना चाहता हूँ, एक नया किसान हूँ, तो क्या क्या करना चाहिए, बीज का चयन कैसे करें, और इस संबंध में जानकारी चाहते हैं सर। डॉक्टर जी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस टाइम आपके उस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी क्रॉप की ली जा रही है। देसी कॉटन ली जा रही है या बीटी कॉटन ली जा रही है या हाइब्रिड नरमा लिया जा रहा है। जो भी लिया जा रहा है उसके लिए सबसे पहले आप सॉइल टेस्टिंग करवाएं, और सॉइल टेस्टिंग बेसिस पे खाद उर्वरक का प्रयोग करें, फ्लड इरिगेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल करें उसमें, और साथ में रीज एंड फ्रो मेथड से बेड बना करके हाइट ले करके उसमें कॉटन कल्टीवेशन करके और उसमें मल्चिंग करें। तो ये बेस्ट टेक्निक रहेगा। इसमें भी आपके बीटी कॉटन अगर आप लेते हैं, आपके उस क्षेत्र में चलती है, तो आप बीटी कॉटन की जो है खेती करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि अभी पिंक बोलवर्म का बीटी में काफ़ी अटैक है। आपके उस क्षेत्र में इस तरह की समस्या अगर है, तो आपके आसपास में जहाँ भी लकड़ियों के ढेर पड़े हैं, उन ढेरों के अंदर अभी उसके पिंक बोलवर्म के प्यूपा जो है सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं। तो उन लकड़ियों के ढेरों को खेत के आसपास से हटाएं और अदरवाइज उसको कवर कर दें प्लास्टिक से, ताकि जैसे ही हमारी क्रॉप जर्मिनेट होगी, उसमें फूल गुड्डी आएगा, उस टाइम वो प्यूपा निकल करके और जो पतंगा बन के और हमारी क्रॉप को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी कॉटन जो है एक नकदी फसल है और काफ़ी हैवी मतलब फीडर क्रॉप है, तो उसमें विशेष करके खाद उर्वरक का विशेष ध्यान रखें, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो समावेश ज़्यादा हो। जी बिल्कुल।
और आइए पॉली हाउस की बात कर लेते हैं। तो सर पॉली हाउस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब मैदानी इलाकों में जो हमारे किसान पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है, और मैदानी क्षेत्रों में किस तरह की संरचनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतें? मैं मैदानी क्षेत्र में जिनके भी पॉली हाउस हैं अथवा ग्रीन हाउस हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि जो गर्मी का समय है, मई जून का समय है, ये ही सिर्फ ऐसा समय है जिसको आप प्राकृतिक रूप से अपने संरक्षित संरचना को, पॉली हाउस को, ग्रीन हाउस को या नेट हाउस को पूरा स्टेरिलाइज कर सकते हैं। पूरे साल में इतनी अच्छी धूप, फ्री की धूप स्टेरिलाइज करने के लिए नहीं मिलेगी। कोई भी केमिकल, कोई भी दवा आप छिड़केंगे वो जहर का काम करेगी और आपका पॉली हाउस बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं होगा। तो इस समय आप अपने पॉली हाउस को खाली कर लीजिए, उसकी जुताई कर दीजिए और जो फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उनका एक स्प्रे करके छोड़ दीजिए 1-1.5 महीने के लिए, और आपके जो पॉली हाउस हैं वो बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे अगली फसल के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप अगली फसल बहुत अच्छी लेना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो अपने पॉली हाउस को पूरे 1 साल के लिए अभी गर्मी के इस मौसम में सैनिटाइज कर लीजिए। मतलब सर एक तरीके से सॉइल सोलराइजेशन हो गया ये? बिल्कुल। जिससे आप मिट्टी की जो बीमारियां हैं या फिर कीट हैं, जो समस्याएं जी बिल्कुल, अब तक जो फसल तैयार हो चुकी हैं उनको टर्मिनेट कर लीजिए अगले महीने, और फिर उसके बाद अपने पॉली हाउस को आप स्टेरिलाइज कर लीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं डॉक्टर अनूप से। डॉक्टर अनूप, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर पर ही जो किसान कपास के सीड तैयार करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, घर पे जैसे हम लोग खेत के अंदर कॉटन कल्टीवेशन करते हैं और उसके अंदर जो जब ये हार्वेस्टिंग स्टेज पे आती है तो उसमें हमें प्लांट्स का चयन करना होता है। खेत के अंदर ही प्लांट्स का अच्छे प्लांट्स जिनके जो बोल्स बड़े हों और उसका जो है कॉटन, उसके अंदर कॉटन लिंट अच्छा हो, बड़े साइज का हो, तो इस तरह के प्लांट्स हम शुरू में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और किसान भाई जो है उन प्लांट्स की अलग से पिकिंग करते हैं और पिकिंग करके और फिर उसका जो है सीड अगले साल के लिए हम लोग सीड प्रोग्राम में घर पे तैयार कर सकते हैं सीड। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि घर पे कैसे ही आप कपास के सीड तैयार कर सकते हैं। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओवरऑल जो हमारे किसान पॉली हाउस को लेकर विचार कर रहे हैं या फिर कई बार उनके सवाल भी आते हैं कि कहीं लागत तो नहीं इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये संरचना जैसे कि आपने बताया 20-20, 25-25 साल तक रहती है, कई बार सोचते हैं कि तो टेम्परेरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे मैंने बताया कि जो गर्मी का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी संरचना एक बार लगा दी तो 20 से 25 साल वो कहीं भी हिलने वाली नहीं है। सिर्फ उसमें मेंटेनेंस होता है पॉलीथीन का। पॉलीथीन 4 से 5 साल तक चलती है, अगर अच्छी गुणवत्ता की होगी, क्वालिटी की होगी, विनेगर की होगी, 200 माइक्रोन होगी, यूवी स्टेबलाइज होगी, और उसकी जो एंटी डस्ट और एंटी ड्रिफ्ट क्वालिटी हैं अगर वो होंगी तो 4 से 5 साल पॉलीथीन चलेगी। जी जी। इसके बाद जो नेट होता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट हम जिसको कहते हैं 40 मैस का, जिससे हम हमारे इंसेक्ट सब रुक जाते हैं, जिससे कोई वायरस की प्रॉब्लम नहीं होती, कीटों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, उससे फसल को बचाव हो जाता है, वो भी 7 से 8 साल चलता है। तो इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि जो पॉली हाउस की संरचना है उसका मेंटेनेंस आप पूरे साल के लिए अभी कर लें। गर्मी के मौसम में अगर पॉली हाउस की किसी की रूफ निकल गई है, पॉलीथीन चेंज करनी है, तो ये बहुत ही उत्तम समय होता है, क्योंकि गर्मी में पॉलीथीन चढ़ाने से जो खिंचाव आता है उससे जो पॉली हाउस की संरचना है बहुत ही परफेक्ट बनती है। अगर सर्दियों में आप चढ़ाएंगे या नम मौसम में चढ़ाएंगे तो वो लूज रह जाती है, ढीली रह जाती है, जिससे बहुत तरह के नुकसान आपकी संरचना में होते हैं। तो ये परफेक्ट समय होता है कि अगर किसी को रिनोवेट करने हैं अपने पॉली हाउस या नया पॉली हाउस बनाना है तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है पॉली हाउस बनाने के लिए, कि जो पॉली हाउस की संरचना है बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। इसी समय आप अपने जो एग्जॉस्ट फैन है उनको रिपेयर कर लीजिए, एयर सर्कुलेटर्स हैं उनको क्लीन कर लीजिए, इरिगेशन पंप्स हैं उनको क्लीन कर लीजिए, ताकि अगले साल के लिए कोई जो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन की समस्या है, सॉल्ट एक्यूमुलेशन की समस्या है, जिससे पीएच बढ़ जाता है या जो पोषक तत्व आप देते हैं वो पौधे को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है।
मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस डालकर छोड़ दीजिए जिनको हम पीएसबी फॉर्मुलेशंस कहते हैं, बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन, ताकि इस 2 महीने के समय में वो जो अनअवेलेबल फास्फोरस है उसको भी तोड़कर अवेलेबल फास्फोरस में वो बैक्टीरिया बदल दें। आपकी सॉइल में माइक्रोब्स आ जाएं, केंचुए आ जाएं और सॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो अगली साल भी इसी पॉली हाउस से अच्छी गुणवत्ता की फसल ले सकेंगे। जी सर, एक हमारे पास सवाल आया हुआ है, ये हमारे दर्शक हैं देवेंद्र जी हैं जिन्होंने मंदसौर से हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं 1 बीघे की पॉली हाउस में कितना खर्च आएगा। हाँ, अगर 1 बीघे हम मान के चलें 1000 मीटर, तो 1000 मीटर के पॉली हाउस पर जो सरकारी रूप से अनुदान मिलता है वो करीब 900 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से मिलता है। तो आप मान के चलें कि 9 से 11 लाख रुपए 1000 मीटर क्षेत्रफल के ग्रीन हाउस की कॉस्ट आएगी पॉली हाउस की। जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं कपास और पॉली हाउस के बारे में, और आइए एक बार फिर से हम डॉक्टर अनूप जी के पास चलते हैं। सर, कपास से जुड़ी और कुछ खास बातें जिनका ध्यान हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि पिंक बॉल वॉर्म जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, तो कुछ बातें आपने इससे जुड़ी हमें पहले भी बताई हैं, लेकिन अगर हम पूरे प्रबंधन के बारे में बात करें या फिर किस तरीके से आप अपनी फसल को इससे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बात बताना चाहूँगा कि फर्स्ट 60 डेज सोइंग के पहले 60 दिन तक किसान भाई उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंसेक्टिसाइड यूज ना करें। अगर उनके कोई किसी तरह की चेपा तेला की अगर समस्या आती है तो उसके अंदर नीम की स्प्रे करें, नीम बेस्ड, और उसके अंदर जो अपने डिटर्जेंट पाउडर हैं वो थोड़ा सा 1 ग्राम 1 ml के आसपास जो है उसमें मिला लें, और मिला करके उसको अच्छी तरह से घोल बना करके उसका स्प्रे करें। और नीम जो इंसेक्टिसाइड है वो 5 ml 300 ppm का घोल बनाएं और उसकी स्प्रे करें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो इंसेक्ट पेस्ट पे कंट्रोल रहेगा, एक रेजिस्टेंस नहीं आएगी कॉटन के प्रति, उन इंसेक्ट में रेजिस्टेंस नहीं आएगी, और इसके अलावा दूसरा जो है उसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है फीमेल इंसेक्ट की वो कम हो जाएगी। तो ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके साथ साथ हमें 60 डेज पर इसमें फेरोमोन ट्रैप्स लगाना है, क्योंकि पिंक बोलवर्म जो है वो एक बहुत बड़ी एक महामारी के रूप में उभर के आ रही है सामने। तो ये लगातार एरिया इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो हमें जो ट्रैप लगा करके और इसका मतलब एक प्रकार से कब इसकी एंट्री होती है उसका पता लगाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप्स जो है 1 बीघे के अंदर हम 2 लगाएंगे, और उस फेरोमोन ट्रैप्स के अंदर कैप्सूल लगा होता है, तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। तो 15 डेज के बाद वो कैप्सूल हमें बदलना है, इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। 15 डेज पे उसको बदलना है और लगातार मॉनिटरिंग करनी है, ताकि जैसे ही पिंक बोलवर्म के इसकी एंट्री हो तो तुरंत हम उसको कृषि विशेषज्ञ के साथ मिल करके और उसको कंट्रोल कर सकें। जी बिल्कुल। तो यही हमारी कोशिश होती है कि कृषि विशेषज्ञों की जानकारियाँ, उनके माध्यम से जो वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। हम बात कर रहे हैं कपास की खेती के बारे में और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं पॉली हाउस में खेती। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोक किसान। अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, तो इसलिए अगर अभी तक आप हमसे बात नहीं कर पाए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया है या फिर कॉल नहीं लग पाई है, तो अभी भी समय बाकी है। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल तो है ही। और सभी सवाल हम लाइव साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विशेषज्ञों से उनका जवाब भी लेंगे। अब मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर सर, जो हम पॉली हाउस में खेती की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे वो किसान जो पॉली हाउस की खेती पहले से ही कर रहे हैं, और अगर उन्हें हम अच्छे टिप्स दे दें, वैज्ञानिक सलाह दे दें, तो उन्हें और भी ज़्यादा लाभ हो सकता है। ऐसे में सिंचाई प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण रहता है पॉली हाउस में, क्योंकि आप पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं और नई नई तकनीकों और मशीनों के साथ करते हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सिंचाई की जो संतुलित मात्रा है वो पॉली हाउस खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और कम पानी भी नहीं देना है। तो सुनिश्चित करें कि फसल के हिसाब से उतना ही पानी दें जितना फसल को आवश्यकता है, और फसल की एक एक बूंद के साथ जो फर्टिलाइज़र जाता है, चाहे वो NPK का मिश्रण हो या मल्टीप्लेक्स का मिश्रण हो, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो कि प्राय हफ्ते में एक बार दिया जाता है। और जो NPK है 18-18-18 के अनुपात का या 19-19 के अनुपात का जो भी किसान को उपलब्ध है, उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा पानी की हर बूंद के साथ होनी चाहिए, ताकि उनको लगातार पोषण मिलता रहे। इसमें सावधानी रखने की बात यह है कि जब किसी भी फसल में वनस्पतिक वृद्धि या पौधों की बढ़वार ज़्यादा होती है, तो उस समय नाइट्रोजन की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, यानी कि जो रिकमेंडेड मात्रा है उससे लगभग 1.5 गुनी मात्रा नाइट्रोजन की देनी चाहिए। इसी तरह से जब फसल की अवधि खत्म होने वाली होती है, तो उस समय बढ़वार कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा को हम आधा कर सकते हैं या उसकी एप्लीकेशन को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे SOP वगैरह है, फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखना चाहिए, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाए रखना चाहिए, जिससे कि उस पौधे को फल और अच्छी गुणवत्ता के फल आने में लगातार मदद मिलती रहे, और जो बढ़वार है वो वनस्पतिक बढ़वार ना हो के फलों की अच्छी बढ़वार हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, फल आएँ। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जी, और आइए बात करते हैं डॉक्टर अनूप से। डॉक्टर अनूप, आपके पास में भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने सिंचाई के बारे में कई जानकारियाँ पहले दे दी, क्योंकि मैं एक दर्शक का सवाल भी था इससे जुड़ा हुआ। अगर अब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें, तो इसे किस तरीके से हमारे किसान सब कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट किस न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कपास की फसल में? जी, वैसे तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मृदा जांच के आधार पर दिए जाते हैं। जी जी, सोइल टेस्टिंग बेसिस पे मृदा जांच के आधार पर जिंक तत्व की कमी होने पर बुआई से पूर्व नरमा कपास के अंदर 15.28 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट या फिर 24 किलो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को मिट्टी में मिला करके प्रति हेक्टेयर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर बीटी कपास है तो उसमें बूंद बूंद सिंचाई की सिफारिश है, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की 80% मात्रा 6 बराबर भागों में बांटकर 2 सप्ताह के अंतराल पर ड्रिप द्वारा दी जाती है। नरमा की प्रत्येक कतार में ड्रिप लाइन डालने की बजाय, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में जो है हम ड्रिपर के थ्रू जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की जो है सप्लाई करते हैं। जी जी बिल्कुल। और अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ और अंत में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, पॉली हाउस या संरक्षित खेती जो भी किसान करते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक तो जो आपकी क्लाइमेट है, जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपका स्थानीय वातावरण है, उसके हिसाब से पॉली हाउस का चुनाव करें, और पॉली हाउस के चुनाव के बाद आप फसल का चुनाव करें। स्थानीय बाज़ार की मांग को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि फसल तो आप उगा लेंगे लेकिन उसका बाज़ारीकरण या विपणन बहुत ही आवश्यक है अच्छे दामों के लिए, और जो आपका स्थानीय बाज़ार है उसकी मांग का भी आप ध्यान रखें। जी, जी, जी। तो उसके अनुरूप आप फसलों का चुनाव करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, इसके अलावा हमें दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
मौसम में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं और हम ऐसे किस्मों के बारे में, ऐसे फसलों की बात करते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन में भी डटी रहें। जी बिल्कुल। ऐसे में जब पता नहीं चलता कब ओलाओल पड़ जाए, कब तेज़ हवाएं चलने लगे, कब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जैसे आप उत्तरी भारत में हैं और टमाटर की फसल का चुनाव करना चाहते हैं तो प्राय आप देखें कि जब गर्मी से सर्दी की तरफ फसल जाती है तो GS 600 और GS 400 टमाटर की फसलें हैं जिनमें लो तापमान यानी कम तापमान से फसल प्रभावित होती है। तो आप ध्यान रखें कि NS 4266 का चुनाव करें या हिम सोना का चुनाव करें टमाटर के लिए। इसी तरह से खीरे में भी ऐसी किस्में हैं जिनको गर्मी से सर्दी की तरफ जाने वाले मौसम में उगाया जा सकता है और जो गर्मी से सर्दी की तरफ उगाया जा सकता है। तो आप फसलों का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मल्टी स्टार है। तो इस तरह की जो किस्में हैं उनका चुनाव करें जो बढ़ते चढ़ते तापमान से और बदलते वातावरण से कम प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार जैसे शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च में भी आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें, जैसे नताशा है, इंदिरा है, ओरोबेली है। इस तरह की जो वैरायटी हैं वो एक तो ज़्यादा 10 से 11 महीने बहुत अच्छी चलती हैं और मौसम थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी होगा तो उसमें जो पुष्पन है या फल आने का जो प्रोसेस है उसमें अवरोध नहीं होता है। जी डॉक्टर अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने कपास की फसल पर इतनी विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय निकालने के लिए। और इसी के साथ ही सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें पॉली हाउस में खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगले अंक का हमारा विषय क्या रहने वाला है। हेलो किसान के अगले अंक का विषय होगा श्री अन्न से बनाए विभिन्न उत्पाद और आम के बागों में समसामयिक कार्य। इनसे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें एडवांस में भेज सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें आप, साथ ही ईमेल आईडी भी देख लें hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। हमारा टोल फ्री नंबर यानी DD किसान कॉल सेंटर नंबर भी अब आपको बता देते हैं, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 से 10 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। ये है DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हेलो किसान कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हेलो किसान। हेलो किसान के नए अंक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, नए विषय और विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मृदुला, ठाकुर जी, परवेश, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफर, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। डीडी किसान, बदलते भारत की